हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पड़ोस सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, धन का निर्गमन या निकास सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये बहुत ही चर्चित रहा है। लगभग हर परीक्षा में, मेंस में आप देखेंगे तो ये आ ही जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। और इससे संबंधित, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एज इट इज़ प्रश्न आता है, शॉर्ट नोट्स में पहले भी आते थे, लेकिन आप अगर इस चैप्टर को समझ लेंगे तो भारत पर ब्रिटिशर्स का आर्थिक प्रभाव क्या है ये जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कभी कभी ये स्थिति आती है कि जो प्रश्न आया है उससे संबंधित आपको चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मोटा माटी आपको ये पता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर डाले गए आर्थिक प्रभावों की बात कर रहा है। तो अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया, इस वीडियो को देख लिया और अच्छे से सुन लिया, मैं ये नहीं कहता कि इसको लिख लिया या इसके पीडीएफ को नोट डाउन कर लिया, बल्कि अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो आप मेंस की परीक्षा में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो मेंस का या यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हो, तो हिंदी माध्यम में आपके सामने जब वो प्रश्न आएंगे तो ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि आपको इस वीडियो को सुनने के बाद कि आप उस क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, भले ही वो ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है यह है धन का निर्गमन या निकास का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और यहाँ पर ये वीडियो में आप पहले ही देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है कि वणिकवादी मर्केंटलिज्म विचारधारा के अनुसार धन का निर्गमन या आर्थिक निकास वह दशा है कि जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के परिणाम स्वरूप सोने चांदी का निकास होता रहे। अब ये थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूँगा, लेकिन अब यहाँ पर एक शब्द आता है वणिकवादी, वणिकवाद, मर्केंटलिज्म। तो आपको इस शब्द को, जहाँ ये शब्द आपको समझ में आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा। और सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाए वहाँ पर उनकी क्या पॉलिसी रही है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, वणिकवाद शब्द को। तो वणिकवाद क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो वणिकवाद जो है वो 16वीं से 18वीं शताब्दी में प्रचलित एक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी प्रणाली का अंग था, ये जो है वणिकवाद। और एक तरीके से आप यूँ समझिए कि ये एक अलग तरीके का राष्ट्रवाद था। वो कैसे था कि इसका उद्देश्य यह था कि समस्त आर्थिक क्रियाएं जो राष्ट्र के हित में हो तथा राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसका जो है मूलभूत सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, इस शब्द का पर्याय क्या है एक वृहद स्तर पे। तो जिस देश की ये वणिकवादी सिद्धांत ही ये कहता हो कि आपका जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो उसके माध्यम से आपका देश यानी कि ब्रिटेन मजबूत बने, शक्तिशाली बने। और तीसरा इसका पॉइंट है, ये है आप समझिएगा कि वणिकवाद का, कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी था कि आयात से ज़्यादा निर्यात किया जाए। यानी कि आप किसी अन्य देश को, जिसको आपने उपनिवेश अभी नहीं बनाया है, उसके साथ आप आर्थिक संबंध कायम कर चुके हैं, तो वहाँ से आयात नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उस देश को अपने बने हुए माल से या अपने यहाँ के माल से पाट दीजिए, भर दीजिए, निर्यात खूब करिए। और जिस देश के साथ व्यापार किया जा रहा है वहाँ से सोना चांदी अपनी मातृभूमि में अधिक से अधिक लाया जाए। और ये होता कैसे था, अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गई, जो एक तरीके से आप कहेंगे कि ये वणिकवाद को समझने का एक, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन का जो वैदेशिक नीति रही है पिछले समय में, कि उन्होंने पूरे विश्व, कहा जाता था कि ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, पूरे विश्व में उनके उपनिवेश थे। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि वो क्या था और वो ऐसा क्यों करते थे, उसको समझने की यहाँ पर तीन बातें, कि ये वणिकवाद के अंतर्गत जो आर्थिक संबंध कायम होते थे उसमें होता क्या था। वो तीन उद्देश्य होते थे। तीन उद्देश्य में पहला क्या था कि व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करें और सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त करें। सभी प्रतिद्वंदियों यानी कि जो उस देश के साथ पहले से व्यापार कर रहे हो, आप उनको पूरी तरह से हटा दीजिए। आप इस तरीके से वहाँ व्यापार की अपनी पॉलिसी बनाइए कि आपके सामने कोई और जो है कंपटीटर खड़ा ही ना हो पाए बिजनेस करने के लिए। अब भारत में आप अच्छे से देख लीजिए कि जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो जो सबसे प्राचीन यहाँ पे व्यापारी रहे पुर्तगीज़, उनको उन्होंने बाहर किया, डच को बाहर किया, डेन को बाहर किया, फ्रांसीसियों को बाहर किया। हालांकि पुर्तगीज़ का एक इलाका जो बहुत बाद में गोवा
का क्षेत्र रहा तो वो बाद में गए, लेकिन व्यापार का जो एक अधिकार था वो तो खत्म हो गया। भारत पर तो व्यापारी के नाम पर सिर्फ कौन बचा अंत में? ब्रिटिशर्स बचे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची थी। दूसरा क्या होता है, पहला तो ये एक अधिकार कायम करते हैं, दूसरे स्टेप में ये क्या करते हैं कि वस्तुओं का कम मूल्य में क्रय और अधिकतम लाभांश में विक्रय। अब इसको भी मैं एक घटना से समझा देता हूँ कि कम मूल्य में क्रय, तो जब जो है फर्रुखियर से ये बंगाल के लिए अपना लेके आते हैं वहाँ से पत्र कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे कर मुक्त, तो उसी की वजह से प्लासी और बक्सर आप देखेंगे जो युद्ध हुए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने जो है अपने दाम तो जो अपने माल का दाम तो हाई कर रखा था, लेकिन जो खरीदारी ये करते थे कच्चे माल की, तो वो जो है बहुत ही नाम मात्र के पैसों में जबरिया खरीदारी की जाने लगी। और ये क्यों होता था? ऐसा नहीं था कि ये भारत में ही किया, बल्कि जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे वहाँ वहाँ किया। और क्यों किया? क्योंकि वणिकवाद यानी मर्केंटिलिज्म की अवधारणा के तहत पहला तो ये था कि अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दो, व्यापारी और कोई भी है तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा कि कम मूल्य में क्रय करो और अधिकतम लाभांश में विक्रय करो, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ लेकिन खर्चा कम करो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है इनका कि जब ये दोनों काम हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है कि व्यापार किए जाने वाले देश पर राजनीतिक नियंत्रण कर दो। तो यही वणिकवाद मर्केंटिलिज्म ही था जिसकी वजह से ये जहाँ जहाँ व्यापार करने गए उस देश को गुलाम बनाते गए, उसको अपना उपनिवेश बनाते गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर पड़ने वाली अर्थव्यवस्था, विश्व के किसी भी उपनिवेश पर पड़ने वाली अर्थव्यवस्था के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, तो आप इस एक शब्द से आप इस बात को अपनी लिखने का आपको मिल जाएगा, टॉपिक मैटर मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा कि आप उस प्रश्न को एवं ही ना जाने दें, बल्कि आप उसको डील करें अच्छे से कि एक जो बेसिक अवधारणा रही है इनकी वो क्या रही है और कैसे ये व्यापार करते करते व्यापारिक रूप में आने के बाद शासक बन जानते रहे। तो उसके अंदर वो जो है इस वणिकवाद मर्केंटिलिज्म के तहत ही होता था। ठीक है, तो अब आगे से आपको कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको डील करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं धन के निर्गमन सिद्धांत पे। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया था जहाँ पर वणिकवाद की बात की गई थी। तो वणिकवाद विचारधारा के अनुसार धन का निर्गमन या आर्थिक निकास वह दशा है कि जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के परिणाम स्वरूप, प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है? अर्थशास्त्र आप पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो ये है कि आयात और निर्यात जो है बराबर रहने चाहिए, तो वो व्यापार संतुलन कहा जाता है अनुकूल। लेकिन जब सिर्फ निर्यात हो, मतलब कि सिर्फ आप निर्यात कर रहे हैं लेकिन उस देश से, उस उपनिवेश से आप आयात कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय सोना चांदी के मूल्य के, तो वो जो है प्रतिकूल हो जाता है। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन के परिणाम स्वरूप सोने चांदी का निकास होता रहे, धन के निर्गमन का एक पहला ये रहा है मुद्दा। दूसरा क्या आ जाता है कि भारत के संदर्भ में यह निकास भारत से होने वाले धन के प्रवाह का था, जो निरंतर इंग्लैंड की हो रहा था और हो रहा था, किंतु बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, भौतिक, व्यापारिक तथा विकासात्मक फल नहीं मिल रहा था। चलिए, आप व्यापारी बन के आए, आपने यहाँ के शासन पर कब्जा कर लिया, आप व्यापार भी कर रहे हैं, आप शासन भी कर रहे हैं, आप यहाँ से लेके अपने देश में तो भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तीसरा कि इंग्लैंड की ओर जाने वाले ऐसे धन राष्ट्रवादी नेताओं और भारतीय अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। तो जब इस तरीके की प्रक्रिया देखी गई कि आप व्यापार भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहे हैं और अपने शासन का खर्चा भी हमसे ले रहे हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपका देश तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, लेकिन हमारा देश गरीब से गरीब होता जा रहा है। कई दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़े, बहुत से उद्योग बर्बाद हो गए, बहुत सी चीज़ें, खेती किसानी ख़त्म हो गई। तो इस पे फिर यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने उंगली उठाना शुरू किया कि आपकी नीयत सही नहीं है और आपकी जो प्रक्रिया है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है, यानी कि ये धर्म का निर्गमन है हमारे देश से। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के अगर दृष्टिकोण से धर्म के निर्गमन को समझना चाहें तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या होता है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। देखिए, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय दो तरीके से मापेंगे, एक फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर, दूसरा है मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं कि कर शामिल नहीं
करते हैं लेकिन अनुदान को शामिल करते हैं। ये एक सैद्धांतिक बात है, मतलब कि ये अर्थव्यवस्था के बारे में। दूसरा क्या है, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। इसमें क्या करते हैं, विक्रेता को अदा किया गया मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें से अनुदान को घटा दिया जाता है। तो ये एक सैद्धांतिक बात हो गई राष्ट्रीय आय की। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई। उसने देश, अब जैसे कि सैद्धांतिक तौर पर और भी समझ लें कि क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है कि होता क्या है। जैसे एक देश है, भारत है, भारत में एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है केंद्र में। अब ये क्या करती है, इसके ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि दो क्षेत्रों के बारे में विशेष ध्यान देना। पहला क्या, बाजार, और दूसरा जनता। बाजार के लिए क्या करेंगे, बाजार और जनता की सुविधाओं के, बाजार पहले तो बाजार विकसित करेंगे। क्यों, क्योंकि बाजार जब विकसित होगा तो जनता खरीदारी करेगी। और सरकार की आय क्या होती है, सरकार की आय क्या ये होती है कि जो टैक्स है, अब टैक्स किस पे लगता है, बाजार पे भी लगता है और जनता पे भी लगता है, और प्लस निजी व्यापार, जो अपना खुद का व्यापार हो जाए, जो अपने माध्यम से सरकार के चैनल से होकर के चीज़ें जा रही हैं मार्केट में। तो यही एक सरकार का आय है, और इसी आय से वो फिर से इन्हीं बाजार और जनता के कल्याण के लिए खर्चा करती है। तो अब देश सरकार के द्वारा किया गया खर्चा किन मदों में, बाजार और जनता के लिए, और वो खर्चा करने की रकम कहाँ से आती है, उसी बाजार और जनता पर लगाए गए कर से। यानी कि यहाँ का पैसा यही हो गया। लेकिन उस समय जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि देश पे आप व्यापारी बन के आए, देश पे कब्जा किया, यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, और यहाँ के बाजार से भी आप जो है मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे थे, और वो भी जो है आपका ब्रिटेन पहुंच रहा था, और जनता पर जो टैक्स लग रहे थे वो भी ब्रिटेन पहुंच रहा था। तो देश खाली हो रहा था, देश के खाली होने की अवस्था आ गई थी। तो जो है यहाँ पर इसी, और होता क्या था कि इंग्लैंड जैसे हिंदुस्तान को उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश बनाने वाले कहाँ के थे, वो थे इंग्लैंड के। अब इंग्लैंड वालों ने क्या, इंग्लैंड के व्यापारियों ने या इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या उसके बाद के समय में, या वहाँ से जो है वायसराय का 1858 के एक्ट के बाद जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा प्रत्यक्ष जो है हस्तक्षेप हो गया, तो फिर वहाँ पर कहानी क्या शुरू हो जाती है कि उपनिवेश पे जो है कर लगा। कर कहाँ गया, इंग्लैंड। उसके बाद जो यहाँ का प्रॉफिट रहा, यहाँ की बिजनेस जो है, बिजनेस करना नहीं छोड़ा ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन जो है बिजनेस करना, व्यापार करना नहीं छोड़ा। और तो कर के बाद लाभ, ये दोनों कहाँ जाते थे उठ के, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड चले गए। अब उपनिवेश कहाँ है, भारत में। अब भारत में जनता की डिमांड होने लगी कि आप हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो उस व्यवस्था के लिए फिर क्या होता था कि इंग्लैंड की सरकार से कर्ज लिया जाता था। अब उस कर्ज को ले करके फिर हिंदुस्तान में लगाया जाता था, और उसके बाद कर और लाभ, कर यानी कि यहाँ पर जनता पर लगाए गए कर, और उसके बाद यहाँ के मार्केट से कमाया गया लाभ, और प्लस अब इसमें और एक चीज़ ऐड हो गई, इंग्लैंड से लिए गए कर्ज पे ब्याज। ये उपनिवेश में स्थित इंग्लैंड के जो सरकारें थीं वो यहाँ से कलेक्ट करके वो तब भी इंग्लैंड ही भेजती थी। यानी कि हम बैठे बिठाए कर्जदार हो गए और हमें पता भी नहीं चला। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा था नेरोजी जी ने, दादा भाई नेरोजी जी ने कहा ऋण का चक्र। यही है ऋण का चक्र। तो अगर कभी आ जाए ऋण का चक्र क्या है, तो यही था कि इंग्लैंड का उपनिवेश बनाया भारत को, भारत में एक सरकार की स्थापित कर दिया, सरकार यहाँ से कर और लाभ भी कमाती रही, और साथ में जब यहाँ की जनता की मांग हुई कि आप हमारे विकास के लिए भी यहाँ पर कुछ पैसा खर्चा करें, तो उस पैसे को इंग्लैंड से कर्जा लेकर के लगाया गया, और बाद के दिनों में कर और लाभ और साथ ही साथ कर्जे लिए गए पैसे पे ब्याज, वो भी इंग्लैंड को वापस किया जाने लगा। तो इस तरीके से ऋण का चक्र बढ़ता ही गया कि कोई भी काम होता था, भाई हम इंग्लैंड से ऋण लेते हैं, अब उसके बाद आपको हम जो है आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और उसका वो कर्जे के तौर पे रहेगा, और कर्जा हम आपको ब्याज के साथ हम उस अपने देश को लौटा देंगे। तो मतलब वो एक ठेठ कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो वो दोनों ही परिस्थितियाँ थी। तो नेरोजी जी ने इसको ऋण का चक्र कहा है। अब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की बात आई है, तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का जो है, आप ये फैक्ट है, ये प्री लेवल का फैक्ट है,
आप इसको लगा सकते हैं, मेंस में भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। कब किया था? 1867-68 में किया था। और दादा भाई नेहरूजी ने वर्ष 1867 में निर्गमित धन की राशि 8 मिलियन रुपए निर्धारित करी थी। ये राशि आप लिखेंगे, आपके उत्तर काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। 1867 में जो यहाँ से गया हुआ धन था, जो ट्रेन ऑफ वेल्थ था, वो अनुमानित किया था दादा भाई नेहरूजी ने कि 8 मिलियन रुपए। अब उसके बाद दादा भाई नेहरूजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय का भी अनुमान लगाया था। वो कितनी थी? 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसके बारे में आपको जानते रहना चाहिए। तो हो गया, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में भी हमने समझ लिया धन का निर्गमन। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं धन निर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विचारक। तो अब ये कौन थे? तो सबसे पहले तो दादा भाई नेहरूजी का नाम आता है। कई लोगों ने, लेकिन सबसे पहले जो है काफ़ी चर्चित नाम आता है दादा भाई नेहरूजी का। तो 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मंच से भारत पर इंग्लैंड का कर्ज, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया विषय पर भाषण देते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन की चर्चा करी थी, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा करी थी दादा भाई नेहरूजी ने। और यह सिद्धांत 1902 में उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी प्रकाशित हुआ था। इस बुक के प्रकाशन का वर्ष भी पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। उसके बाद फिर महादेव गोविंद रानाडे 1872 में रानाडे जी ने व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 भाग किसी न किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। तो रानाडे जी का भी नाम उल्लेखित होता है इसमें। अब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम देखेंगे, महत्वपूर्ण नाम कौन है? रमेश चंद्र दत्त जी। तो 1902 में इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में दादा भाई नेहरूजी की बातों को दोहराया और 1757 में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना से लेकर 1757 यानी कि प्लासी की युद्ध से लेकर 1902 तक, स्थापना से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत तक का आर्थिक इतिहास पेश कर दिया भाई साहब। तो ये रमेश चंद्र दत्त जी ने इतना लंबा रिसर्च करके उनको दिखा दिया कि आपका ये शासन है और इस शासन से हम इतने लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम एक अच्छा शासन दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिएगा कि आरसी दत्त की एक अन्य पुस्तक का नाम है फेमिस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया। इस बुक का नाम याद रखिए। और इस बुक की महत्ता मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी मेंस 2022 में एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न 2022 में आया हुआ मेंस का प्रश्न है ये कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। और मजे की बात आप ये जानिए कि ये एज इट इज़ ये प्रश्न आरसी दत्त साहब ने अपनी इसी किताब में इस ब्रिटिश साम्राज्य से पूछा, वहाँ की क्वीन से पूछा था हूबहू यही सवाल कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। तो देखने को मिलती है ये प्रश्न जो है 1902 तक का रिसर्च रहा, 1757 से 1902 तक का आरसी दत्त साहब का। तो इन्होंने अपनी इस किताब में फेमिन्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया में ये सीधा उन्होंने इस किताब के माध्यम से जो है ब्रिटिश क्वीन से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको इस चैप्टर से, इस वीडियो से ही पता चल जाएगा। लेकिन मैं बस ये उल्लेख करना चाह रहा हूँ कि कभी भी एनसीईआरटी की किसी बुक में अगर किसी ऐसे राइटर का या ऐसे विचारक का, ऐसे राजनीतिक का या नाम आता है जिन्हों काफ़ी विद्वान रहे हैं, तो उनकी लिखी हुई किताबों का आप एक बारी सर्च ज़रूर किया करें कि कौन कौन सी बुक लिखी है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी प्रश्न बना सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। फिर आपको चकराना ना पड़े कि ये प्रश्न आ कहाँ से गया। तो ये यहीं से आया था, इनकी किताब का टाइटल ही, मतलब इस बुक में पहले ही उन्होंने पूछा था और उसके बाद उन्होंने पूरी इस किताब में उसका यूँ समझ लीजिए कि अगर ये किताब उस समय किसी ने पढ़ी होगी 2022 में या अब, तो आप देखेंगे कि उस पूरी किताब में उन्होंने इसका आंसर दे रखा है, बस आपको उसकी समरी लिख के चले आना था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं। तो देख लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन सुन लेते हैं तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी सी ये, हाँ, अब आ जाते हैं।
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में धन निकासी के चरण कौन कौन से थे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो है कौन से जो है चरण आते हैं। विचारकों की अगर बात आई थी तो विचारकों की बात थोड़ा सा एक चीज़ और जान लें कि इस धन के निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नेहरूजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। और आरसी दत्त साहब ने ही एक कविता की व्याख्या करते हुए बताया था कि इंग्लैंड का नामी सूरज जल तो भारत से अवशोषित करता है लेकिन वर्षा इंग्लैंड में जाके करता है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू साहब का भी जो है एक स्टेटमेंट है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। तो ये कोटेशंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आंसर में आप इसका आप लिख देंगे तो थोड़े से नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 1757 का जो है फिर यहाँ पे देखेंगे औपनिवेशिक लूट, ये 3 चरण में देखते हैं हम इसको। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में धन निकासी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसको 3 चरण में देखेंगे। पहला औपनिवेशिक लूट, और लूट का काल ये कब से कब तक चला, प्लासी के युद्ध के बाद से 1813 तक। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ये औपनिवेशिक लूट का काल खत्म होता है। फिर आ जाता है क्या, स्वतंत्र व्यापार का पूंजीवाद। ठीक है, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म काल इसका कौन से चलता है, 1813 से 1858 तक, यानी 57 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद तक, 1858 के एक्ट के आने तक। फिर तीसरा काल कब चलता है, वित्त पूंजीवाद, फिनांस कैपिटल की जो है काल ये कब आता है, 1858 से 1947 तक। अब इसको एक एक करके समझेंगे हम कि आखिर क्या दशा रही और क्या बात रही। अब बात करते हैं औपनिवेशिक लूट का काल जो है वो 1757 से 1813। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि 1757 से 1813 ये प्लासी, इसमें 2 युद्ध हुए। पहला जो महत्वपूर्ण, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के और अंग्रेजों के टिके रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो, हमारी गुलामी को पक्का करने वाले 2 युद्ध लड़े गए। वो कौन सा था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 में, और दूसरा था बक्सर का युद्ध 1764 में। तो अब युद्ध तो जो लड़ा गया, युद्ध की पृष्ठभूमि कभी उस समय ही देखेंगे, लेकिन युद्ध के बाद का जो रहा कि कैसे हम ये तथ्य दिखाएं कि इस युद्ध की वजह से भी ड्रेन ऑफ वेल्थ में योगदान रहा। तो उसके लिए देख लेते हैं कि जब 1757 का प्लासी युद्ध हुआ तो कंपनी का व्यापार, पहले तो 1757 से पहले 1757 के प्लासी युद्ध से पहले तक तो वो व्यापारी रहे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे जंग लड़ ली तो जंग लड़ने की वजह से अब वो यहाँ पर एक सैनिक कंपनी हो गई, व्यापारी नहीं रह गए वो। तो अब उसके बाद उनका व्यापार नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला लूट शुरू हो गया। और एडम स्मिथ जो है विचारक हैं, उन्होंने इसको लूट की ही संज्ञा दी है। लूट कैसे हुआ कि नवाबों और कर्मचारियों को घूस के बदले पद दिया जाने लगा। भारत में घूसखोरी अंग्रेजों की दी हुई है, इसको आप याद रखिएगा। तो नवाबों और कर्मचारियों को घूस के बदले कि अच्छा ठीक है आप जो है खजांची बन जाइए, अच्छा ठीक है आप जमींदारी ले लीजिए। तो इस तरीके से जो है वो घूस के बदले वो कंपनी घूस लेती थी और यहाँ पर जो है उनको पद दिया करती थी। और ये कारण भी रहा है, इसीलिए आप देखते हैं कि लगातार नवाब बदलते चले गए। तो ये यही था कि जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसी को नवाब बनाना, इसीलिए जो है मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर से जो है मीर जाफ़र, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अब उसके बाद जो है कंपनी भी व्यापार कर रही थी और साथ ही साथ कंपनी के व्यापारी भी अपना निजी व्यापार खोल के बैठ गए। ये अलग ही कहानी शुरू हो गई क्योंकि वो एक शक्तिशाली बन के निकले और उन्होंने अपनी शर्तों पे जो है नवाब बनाया था। तो अब वो भी व्यापार कर रहे थे और कर्मचारी भी व्यापार कर रहे थे, तो डबल मुनाफा वो लूट के ले जा रहे थे। अब इस तथ्य को समझने के लिए आप यही जानिए कि मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को जैसे मीर जाफ़र ने चुंगी मुक्त व्यापार का लाभ दे दिया, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। तो अब उनके लिए आसान हो गया था। बाकी जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे वो चुंगी देते थे। अब जैसे 10 रुपए का सामान है, 1 रुपये चुंगी लग गई, 11 रुपया हो गया, तो अब उसको मार्केट में ले जाके अगर 12 रुपये में नहीं बेचा जाएगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों के साथ कंडीशन क्या थी कि उनकी जो है 1 रुपये चुंगी हटा दी गई, तो 10 रुपये में वो माल खरीद के लेके जा रहे हैं। अगर वो 11 में भी बेच के आते हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट उनको है, अगर वो 12 में बेच के आ रहे हैं तो भी उनको 1 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन हिंदुस्तान का व्यापारी अगर 10 में खरीद के ले जा रहा है, 1 रुपये चुंगी दे रहा है, और अगर वो 12 में बेच रहा है तो उसको 1 ही रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब वो 10 का खरीद के ले जाके 12 में बेच रहे हैं, तो अंग्रेजों के सामान की बिक्री बढ़ने लगती थी और हिंदुस्तानी व्यापारियों का सामान नहीं बिकता था, तो उनके व्यापार पे भी प्रतिकूल असर पड़ा। उसके बाद एक तथ्य और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब मीर जाफ़र को नवाब बनाया तो मीर जाफ़र ने व्यक्तिगत तौर पे क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी
और 50 लाख रुपए सेना को और नाविकों को और अंग्रेजों को 24 परगना यानी वेस्ट बंगाल में जो है उसकी जमींदारी दे दी थी। वो क्लाइव की जमींदारी मानी जाती है। तो इतना घूस दिया गया था, ये कोई समझौते में नहीं था, ये अलग से घूस था, तोहफा था कि आपने हमें नवाब बनाया है। देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है धन लुटाया जाता था। उसके बाद जो है प्लासी के युद्ध का और भी परिणाम देखेंगे कि बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार के सिद्धांतों का पालन हो गया। अभी जो मैंने ऊपर वणिकवाद यानी मर्केंटलिज्म की बात करी वो यहाँ पे हो गया प्रूफ। जो उसका तीसरी कड़ी थी कि आप पहले जाएं, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करें, फिर सस्ता माल खरीदें, महंगा बेचें और उसके बाद वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लें। तो अब यहाँ पर जो है बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया और वणिकवाद यहाँ पर लागू हो जाता है। अब कंपनी का लाभ प्लस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जबरन वसूला गया घूस और भेंट, साथ ही उनको मिलने वाला वेतन, सब इंग्लैंड जाने लगा। भाई अब कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। अब कंपनी के कर्मचारी जो वसूली कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा भी आपको इंग्लैंड ही भेजेंगे और भेंट वगैरह जो भी मिल रहा है वो सब इंग्लैंड ही भेजेंगे। वहाँ उनको यहाँ रखने का काम ही क्या था? क्योंकि उस स्थिति में उस समय तक तो वो सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने और जंग लड़के उस देश पर कब्जा करने आए थे, तो परिवार लेके तो चले नहीं। तो यहाँ से धन का निर्गमन शुरू हो जाता है इस लूट के काल से 1757 से, ठीक है। तो अब 1757 से जो है लूट का काल शुरू हुआ, फिर बक्सर आया, बक्सर में भी यही कहानी हुई। तो ये सब होने के बाद फिर आ जाता है आपका ये लूट का। बक्सर का भी आपने देखा कि किस तरीके से समझौता किया गया और जो है दीवानी और फौजदारी का, ये डिटेल में हम उस समय चले जाएंगे जब बक्सर के युद्ध की गणना करेंगे। लेकिन मोटा माटी यही हुआ कि पैसा और वसूली यही काम मुख्य रह गया था। अब ये खत्म कब हुआ औपनिवेशिक लूट का काल? चार्टर एक्ट 1813 से। कैसे? तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी, पूरे महाद्वीप पे वो जो है विजेता बनने निकल पड़ा, तथा कंपनी के कर्मचारियों की बढ़ती रईसी से मांग उठने लगी। कंपनी के छोटा से छोटा कारकुन भी अब रईसों की भांति यहाँ रहने लगा। तो उससे भी जो है ये मांग उठने लगी कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। अब होता क्या था कि यहाँ पर वो मामूली सा कारकुन यानी क्लर्क और उसकी रईसी नवाबों वाली जाकर के इंग्लैंड में हो गई। तो पहले तो बड़े हे दृष्टि से देखा जाता था। जो यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय थे भारत में, जब ये अपने पैसे का रुतबा वहाँ दिखाते थे तो सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा अपने में मिलाती नहीं थी, बल्कि बड़ी ही बुरी दृष्टि से देखा जाता था कि ये तो गंदे लोग हैं। लेकिन जब इनकी रईसी बढ़ती गई, ऐशो आराम बढ़ते गए, तो वहाँ पर भी लोगों के लालच तो आया ही, क्योंकि व्यापारी तो और भी थे। तो फिर गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाया जाने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आपने एक अधिकार दे रखा है भारत के साथ व्यापार करने का, उसको समाप्त करिए, क्योंकि हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे, हम भी व्यापार करेंगे। और दूसरा कारण ये था कि नेपोलियन बढ़ता चला आ रहा था पश्चिम में, और उसकी जो है कई देशों पर कब्जा हो जाने की वजह से वहाँ से व्यापार खत्म होते जा रहे थे। तो व्यापार महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत वो जो है ब्रिटेन का व्यापार भी खत्म कर रहा था। तो अब व्यापार करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो बाकी कंपनियां जो अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर रही थी, अगर नेपोलियन का वहाँ पे अधिकार हो गया तो वहाँ पर ये व्यापार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनसे ही विवाद था। तो अब व्यापार नहीं कर सकते थे, तो इनको कोई एक ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए थी जहाँ नेपोलियन का भय ना हो, तो वो था भारत। और भारत में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार था, तो उसके एकाधिकार को समाप्त कराने के लिए सम्राट के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव डाला जाने लगा। तो जिसकी वजह से कंपनी भी दबाव में आई और फिर जो है 1813 में यह एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत क्या क्या बातें हुई वो देख लेते हैं। तो इस प्रावधान में क्या रहा कि कंपनी के भागीदारों को 10.5% लाभ की निश्चित गारंटी दी गई। ये तथ्य आप नोट करके रखिएगा। भागीदारों यानी कि जो शेयर होल्डर्स थे उनको तो एक फिक्स कर दिया गया कि 10.5% से कम तो आपको नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वो ये था कि चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन, चीनी बहुत सी जगह पे चीनी बोल जाते हैं, तो चीनी मत रखिएगा, चाय और चीन, चीन यानी देश, चीनी नहीं, और चाय के बागानों को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कर दिए गए समाप्त।
तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो क्या हुआ कि कंपनी को अगले 20 वर्ष तक भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण दे दिया गया कि भाई आप काफ़ी दिन से हैं, आपकी बदौलत ही अब बाकी व्यापारी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपको इतना तो बनता ही है, आप वहाँ के जो है चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपकी समझने के आधार पे हम आपको वहाँ के लिए राजस्व पे, रेवेन्यू पे कंट्रोल देते हैं और आप वहाँ की व्यवस्था देखिए। तीसरा जो 1813 का जो महत्वपूर्ण प्रावधान रहा वो कि सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। चौथा जो महत्वपूर्ण रहा वो ये कि लाइसेंस प्राप्त करके ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत में बसने की अनुमति दे दी गई। अब इन सब तथ्यों में ये भी देख लीजिए कि अब वहाँ का जो पेशेवर था, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे व्यापारी बिजनेसमैन हो, अब वो यहाँ आके बसेगा तो वो अगर इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे भी व्यापार करता है या काम करता है या किसी नवाब का, किसी राजा का, सपोज एक इंजीनियर है, वो किसी नवाब या राजा की बिल्डिंग को बनाता है, उनसे फीस चार्ज करता है, उनसे फीस लेता है, तो कहाँ भेजेगा? वो भी तो भेजेगा अपने इंग्लैंड में ही। तो वहाँ से भी धन का निर्गमन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, वो भी गया वहाँ पे, उसने भारत में तो इन्वेस्ट किया नहीं। खाने की व्यवस्था तो राजे महाराजे ही कर देते थे, तो उस इंजीनियर की भी कमाई को अगर पकड़ा जाए तो इस तरीके से इस 1813 के एक्ट के आ जाने के बाद से ड्रेन ऑफ वेल्थ और तेजी से बढ़ा। प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ 1813 के एक्ट का कि भारत से वेतन और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड पहुंचने लगे। और ऊपर मैंने बताया कि किस तरीके से कि एक इंजीनियर अपनी कमाई यहाँ से जो है भेजने लगा व्यक्तिगत तौर पे काम करके, और भारतीय बाजार को इंग्लैंड के बने मालों से भर दिया गया। वहाँ से और ज़्यादा जो है निर्यात किया जाने लगा भारत में, क्योंकि कच्चा माल यहाँ सस्ते में उपलब्ध होने लगा। मैन्युफैक्चर वहाँ किया यहीं के सामान को और वहाँ से लाके यहाँ पे भर दिया, और भारतीय बाजार कच्चे माल की मंडी बन के रह गया। मैंने अभी कहा ना कि यहाँ से सिर्फ कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीदा जाने लगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाने लगी? ले जाकर के इंग्लैंड में। तो ये सिर्फ एक कच्चा उजाड़ मंडी ही रह गई। जो एक समृद्ध बाजार हुआ करता था भारत का प्राचीन समय से, वो ख़त्म हो गया। और सूती वस्त्रों की मंडी थी भारत, और सूती वस्त्रों को से जो है इंग्लैंड में बने हुए सूती वस्त्रों को पाट दिया गया। कपास की खेती करने वाला, अभी इसके प्रभाव में देखेंगे कि कपास की खेती करने वालों पे भी रोक लगा दी गई, उनसे तरह तरह की खेतियां कराई जाने लगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि आप जो है इस तरह की खेती करो, उस तरीके की खेती करो। यानी कि यहाँ का जो मुख्य उद्योग था उसको ख़त्म करने की पूरी साजिश की गई, और उसके तहत यहाँ का हर व्यवसाय में, चाहे वो खेती हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म किया गया। अब आ जाता है फिर आगे देख लेते हैं स्वतंत्र व्यापार का पूंजीवाद का। ये आपका जो है इसमें 2 एक्ट का उल्लेख किए बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये पूंजीवाद काल कब से चलता है? 1813 से 1858। 1813 एक्ट के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक और एक्ट आता है बाद में, कौन सा? 1833। अब 1813 एक्ट का जो है ये भी रहा कि भारतीय प्रदेशों पर तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकार को और 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। आगे बात हो ही चुकी थी, किंतु अब यह प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाने लगा था। सीधा जो है उन्होंने 1858 के एक्ट में लिया, लेकिन 1813 के एक्ट से ही ब्रिटिश सम्राट के नाम से प्रशासन किया जाने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1833 के एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो 1813 का एक्ट तो हो ही गया था, तो ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाने लगा 1833 में। और उसके बाद अब पहले जैसे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लोग आते थे, तो पहले वहाँ उनको लाइसेंस के बिना भारत में रहने की इजाज़त नहीं थी और भूमि खरीदने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 1833 के एक्ट में इसको संशोधित किया गया और ये कहा गया कि अंग्रेज बिना लाइसेंस के भारत में रह सकते हैं, और साथ ही साथ उस पर भी और अत्याचार कि भारत में भूमि भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर भूमि में निवेश करने वाला जाहिर सी बात है भूमि खरीद के छोड़ेगा तो नहीं, वो खेती करवाएगा। तो यहाँ की जो परंपरागत खेती रही है उसको तबाह किया जाने लगा। जो आरसी दत्त साहब ने पूछा, जो 2022 के मेंस में प्रश्न आया, तो उसमें आप ये भी ध्यान रखते चलिए इन सारी चीज़ों को कि किस तरीके से खेती पे हमला किया गया, यहाँ के उद्योग को उजाड़ा गया, कच्चे सामान की मंडी बना के छोड़ दिया गया, और खेती पे किस तरीके से यहाँ पे जब भूमि खरीदे जाने लगी तो जिसकी भूमि उसके हिसाब से खेती होगी, भूमि भी जबरिया खरीदी गई, व्यवस्थाएं आई, जैसे आप देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी। तो ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ड्रेन ऑफ वेल्थ और आर्थिक प्रभाव की ही बात कर रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं। टॉपिक का नाम से दिया है ड्रेन ऑफ वेल्थ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो होता क्या है कि वो ज़मीन खरीद सकते थे। अब ज़मीन खरीदने के नाम पे यहाँ पर जो है खेती की ज़मीनें खरीदी जाने लगी। अब खेती की ज़मीनें जब खरीदी जाने लगी तो प्रभाव खेती पर भी पड़ा। अब जो परंपरागत खेती हमारी थी वो नष्ट हो गई। तो अब जैसे कपास हो रहा है, कपास उगाए जाने वाले खेत ज़्यादा थे, अब वहाँ पर पता चला कि कपास नहीं उगेगा। अब हम जो है नील उगाएंगे या अफ़ीम उगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि सूती वस्त्रों का जो यहाँ पर जो है एकदम मंडी हुआ कर, प्राचीन समय से सूती वस्त्रों की खान हुआ करता था। तो अब ये डिपेंडेंसी कहाँ बढ़ गई कि जब वहाँ से इम्पोर्ट होके आएगा भारत में तो सूती वस्त्र उपलब्ध होगा। ठीक है। और उन दोनों जो ये दोनों एक्ट आए 1813 और 1833, और इस एक्ट के माध्यम से फ्री ट्रेड पॉलिसी यानी मुक्त व्यापार नीति से उपनिवेशवाद का दूसरा चरण शुरू होता है। यहाँ से जो स्वतंत्र व्यापार का पूंजीवाद काल है उसका इंग्लिश वर्जन यही है, फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो उससे उपनिवेशवाद का दूसरा चरण शुरू होता है। और साथ ही साथ जो वणिकवाद में मैंने आपको बताया था, प्रतियोगियों को हटा दिया और उसके बाद जो है अब दूसरा स्टेप वो फॉलो करने लगे कि ज़्यादा लाभ लाओ और कम लागत से वहाँ से कच्चा माल उठाओ। तो जब हाथ में हंटर है और ज़मीनें अपनी हैं और मंडी भी अपनी है, तो हम जितना सोटा बजाएंगे उतना जो है माल का दाम, कच्चे माल का दाम कम होता जाएगा। उसके बाद वो तीसरा स्टेप लाते हैं कि यहाँ के शासन पे कब्जा करो। तो होता क्या है कि इससे जो है औद्योगिक पूंजीवाद का जो भारतीय व्यवस्था का शोषण शुरू हुआ, वो दूसरा चरण यहाँ से शुरू हो जाता है 1813 और 1833 के एक्ट से। अब ब्रिटेन के तैयार मालों से भारत को पाट दिया गया। सूती वस्त्रों का जो घर था उसको सूती वस्त्रों से पाट दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1813 में तो एकाधिकार समाप्त किया, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कई कंपनियां भारत में आ गई। और इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदार थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उनको जो गारंटी दी थी 1813 के उसमें एक्ट में कि 10.5% आपको हम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, वो प्रॉफिट देने में इनको परेशानी आने लगी। और कंपनी ने इस समस्या का समाधान के लिए क्या किया, उसने कुछ चीज़ों के निर्यात पर ध्यान देना शुरू किया। वो चीज़ें कौन कौन सी थी? नील, नमक और अफीम। नील की वजह से तो दुर्दशा आपने देखी ही कि चंपारण सत्याग्रह करना पड़ गया महात्मा गांधी जी को। कितनी बुरी स्थिति में भेज दिया था अंग्रेजों ने नील की जबरिया खेती करवा के। हालांकि वो तिनकटिया पद्धति के तहत आता है, लेकिन वो खेती नील की ही करवाते थे। मतलब एक उपजाऊ गंगा यमुना के दुआब को उन्होंने नील की खेती का पूरा इलाका बना के रख दिया था। नील विद्रोह भी हुआ, तो उसकी चर्चाएं बाद में होती रहेंगी, अभी जो टॉपिक है उससे नहीं भटकते हैं। तो उसके बाद चीन को अफीम भी कर लिया एकाधिकार। तो अफीम के से संबंधित एक बहुत ही मज़ेदार वाकया रहा कि जैसा कि 1813 में रहा कि चीनी और चीन, इस पे आपका एकाधिकार है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि चीन को खूब अफीम निर्यात करने लगा, और चीन को अफीम निर्यात कर करके सारे चीनी निवासियों को लगभग मदहोश कर दिया। और अफीम पर कंपनी को 200% का प्रॉफिट हुआ। 200% का प्रॉफिट कमाया। और जब चीन के जो है शासन ने, वहाँ के सम्राट ने देखा कि उनकी जनता जो है इस मदहोशी में ही रह रही है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जनता की सेहत का हवाला देकर इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। तो कंपनी ने इसके लिए युद्ध लड़ा बाकायदा और अपनी बात को मनवाया कि नहीं, हम अफीम खिलाएंगे, और यही कहलाता है अफीम युद्ध। और इस युद्ध से चीन को पराजित होकर अपनी शर्तों पर समझौता किया। चीन पराजित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शर्तों पर समझौता किया और अफीम की मात्रा भी निर्धारित कर दी कि हम तुम्हारे देश में कितने क्विंटल जो है अफीम भेजेंगे और कितना अफीम खिलाएंगे, और उस अफीम की कीमत भी क्या होगी। अभी तक तो तुम जो दे देते थे हम ले लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है चीनियों, तुम्हें अपनी अफीम खाना पड़ेगा और उसकी कीमत भी हम निश्चित करेंगे। जुल्म सितम की इंतहा हो गई। अंग्रेजों ने भारत में बसने की अनुमति जो 33 में मिला, तो उसका असर जो है कृषि पर भी देखने को मिलता है। अब अंग्रेज, जैसा मैंने बताया कि अब बागान और कृषि फार्मों में चाय की बागान बनाने लगे, कृषि फार्म बनाने लगे, और जो परंपरागत खेती थी उसको हटा दिया और कपास, गेहूं, जूट, चाय, इसको पैदावार बढ़ा दिया। और इस पैदावार से क्या किया कि बहुत प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमा कमा के वो अपने देश भेजने लगे।
और 1813 से जो मैंने बताया था अभी ऊपर ही कि व्यापारी, इंजीनियर, पेशेवर, डॉक्टर ये सब यहाँ आने लगे और अपना वेतन भत्ता जो भी राजे महाराजे या जो भी रहा या अपना प्राइवेट काम किया तो वो सारा का सारा उठा उठा के इंग्लैंड भेजने लगे। मतलब अब बृहद स्तर पर शुरू हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। और बागान मालिकों की सुविधा के लिए फिर क्या किया जो है सरकार ने इंग्लैंड की, उन्होंने कानून बना दिया कि वे अपने अनुबंधित मजदूरों के वेतन के लिए और अनुबंध तोड़कर भागने वाले पर बिना वारंट गिरफ्तार करने और सजा देने के हकदार होंगे। ये और बड़ा अत्याचार शुरू हो गया कि एक बार जो है अगर जो एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपके यहाँ, और एग्रीमेंट करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, जो आज भी मॉरिशस वगैरह में आपको हिंदुस्तानी मूल के लोग दिखते हैं, वो गिरमिटिया मजदूरी के तहत जाते थे और भाग के आने के बाद भी समाज से भी बहिष्कृत हो जाते थे, क्योंकि भारत में उस समय परंपरा थी कि 7 समंदर पार जो गया वो फिर अपनाया नहीं जाता था। कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं जिसकी वजह से उनको वहीं बसना पड़ा। तो फिलहाल वो फार्म के मालिकों को, चाहे वो कृषि फार्म हो या फिर जो है चाय के बागान मालिकों को, ये अधिकार दे दिया गया कि सज़ा का निर्धारण आप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही अत्याचारपूर्ण रहा। तो ये आपका स्वतंत्र फ्री ट्रेड पॉलिसी रही पूंजीवाद काल के 1813 से 1858 तक। ये लूट यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का दूसरा चरण था। अब चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरा चरण देखेंगे। तीसरा चरण ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया, 1 मिनट। आप देख रहे हैं मुझे कितनी दिक्कत होती है रिकॉर्डिंग करने में, तो आपको इसका शुल्क बस इस तरह से चुकाना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आ जाते हैं तीसरा चरण जो रहा वित्त पूंजीवाद का काल 1858 से 1947। 1858 का अधिनियम, अब यहाँ पर भारत सचिव का पद जो है सृजन कर दिया गया। 1858 से आपको पता है कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन 1857 के विद्रोह गदर के बाद शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। तो और भारत सचिव इंडियन सेक्रेटरी का पद बनाया गया। और क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर हमारा मुद्दा 1857 का अधिनियम नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में चर्चा करना है। तो इस एक्ट के बारे में फिर कभी बात होगी। जो इसके मुख्य बातें जो रहीं, 2 बातें जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ को बढ़ावा मिला, उसके बारे में देख लेते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट कंट्रोल बोर्ड को भंग करके इंडियन सेक्रेटरी का पद बनाया गया। अब ये इंडियन सेक्रेटरी पैसा कहाँ से लेगा? भारत से लेगा। 1858 के बाद भारत में पूंजी का आगमन बढ़ा, भारी संख्या में यहाँ पर बैंक आए, क्योंकि जब क्राउन के अधीन था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन था भारत, तो बैंक भी यहाँ पे आए, वित्तीय संस्थान भी आए, इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें भी यहाँ पे निवेश किया। तो ये निवेश हिंदुस्तान की जनता के कल्याण के लिए नहीं किया गया, प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया। सपोज अब कोई बैंक है, बैंक में आप आज के टाइम पे भी पैसा जमा करते हैं, तो बैंक क्या करता है, उन पैसों को यहाँ की इकोनॉमी में लगाता है और प्रॉफिट खुद भी कमाता है और उस प्रॉफिट को आपके साथ भी शेयर करता है। तो वो यहाँ के व्यक्तिगत कल्याण के लिए, हालांकि कुछ कल्याणकारी काम भी बैंक करते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार उनसे कहती है कि आप कल्याण के लिए इतना खर्चा करना होगा। तो जैसे किसानों को लोन देना और भी बहुत से पॉलिसीज़ हैं, जनधन योजना वगैरह आप जान ही रहे हैं। तो उसके बाद जो है, जो ब्रिटेन से आए उस समय 1858 के एक्ट के बाद, तो वो तो यहाँ पर सीधा जो है प्रॉफिट कमाने के लिए ही आए। और साथ ही साथ जब 1858 का एक्ट बन गया तो कुछ होम चार्जेस भी लगे भारत के ऊपर। होम चार्जेस जो है उसकी चर्चा हम कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो होम चार्जेस की जो है 1857 से पहले जो होम चार्जेस था वो कितना था, 10 से 13%, और 1920-21 में ये बढ़ के हो गया था 40%। अब इन होम चार्जेस के मदों के बारे में देख लेते हैं कि किन किन होम चार्जेस में, माफ़ी चाहता हूँ, होम चार्जेस में क्या क्या थे। ठीक है, अब होम चार्जेस में जो थे, ये कई बार प्रारंभिक परीक्षा प्री की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो है प्रॉफिट देना, जो 10.5 निर्धारित किया गया था 1813 के एक्ट में,
तो उसको जो है फिक्स किया गया, तो प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट देने के लिए वो भी होम चार्जेस में इंक्लूड किया गया, रखा गया। दूसरा क्या था कि लिए गए सार्वजनिक ऋण, ऋण कौन सा था, जो मैंने ऊपर ही आपसे ऋण का चक्र जो दादा भाई नेहरूजी जी ने बताया, वही ऋण था कि अगर अच्छा आपको जो है सड़क चाहिए, हम सड़क बना देंगे, लेकिन इसके लिए हम इंग्लैंड से कर्ज लेते हैं और भी कई लोगों से कर्ज लेते हैं, और उस कर्ज पर ब्याज हम देंगे, लेकिन उस कर्ज की भरपाई आप ही से हम करवाएंगे टैक्स बढ़ा के। तो वो होम चार्जेस। उसके बाद तीसरा क्या था, सैनिक तथा इंडियन हाउस के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। अब जैसे इंडियन सेक्रेटरी बनाया गया तो इंडिया हाउस भी बनाया गया वहाँ पे, और साथ ही साथ जो है फौज भी बनाई गई हिंदुस्तान के लिए। तो उन सब के जितने भी वेतन भत्ते पेंशन थे वो सब हमारे ऊपर यानी हिंदुस्तानियों के ऊपर रखे गए, और वो होम चार्जेस के थ्रू होता ऐसा था कि वहाँ उनको पेंशन देना, भत्ता देना, तो वो गिनाते थे कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी व्यवस्था के लिए है, इनका खर्चा आप उठाएंगे। और आप कैसे उठाएंगे, आपके टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ होता रहा, धन का निर्गमन होता रहा। चौथा क्या रहा इसमें, सैनिक, असैनिक तथा समुद्री विभाग के लिए स्टॉक की खरीदारी। अब ये स्टॉक की खरीदारी क्या है कि सैन्य सामान है, उनकी खरीदारी कौन करेगा, तो भारत की सरकार नहीं करेगी, इसकी खरीदारी कौन करेगा, इंग्लैंड की सरकार करेगी। और उसका पैसा कौन भरेगा, उसका पैसा हमसे भरवाया जाएगा हमारे टैक्स के थ्रू। तो ये मदें थी, इन मदों का यानी कि ये जो है होम चार्जेस में ये चार चीज़ें रहीं। तो इसके माध्यम से भी ड्रेन ऑफ वेल्थ में बाद में फिर खूब मज़े लूटे अंग्रेज़ों ने, और हम गरीब होते चले गए। और पांचवा एक और था, रेलवे के निर्माण। उन्होंने कहा कि आपके लिए, उन्होंने हमें बताया कि आपकी सुविधा के लिए रेल आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति में ये महसूस किया गया कि यहाँ पर कुछ द्रुतगामी संचार व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े भूखंड पे हम इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इस रेलवे के लाने के पीछे कारण तो यही था। दूसरा कारण क्या था कि रेल इंजन का आविष्कार हो चुका था, ट्रेनें चलने लगी थी, और ट्रेन कंपनियां बन चुकी थी जो अन्य देशों में जाके, और खास करके औपनिवेशिक देशों में जा करके रेलवे का विस्तार कर रही थी और प्रॉफिट कमा रही थी। तो रेलवे के निर्माण जो है उसका भी चार्जेस किसके माथे आया, वो भी आया भारतीयों के ऊपर। और वो ब्याज भारतीयों द्वारा ब्याज दिया जाने लगा कि भाई रेलवे बनी है, आपकी सुविधा के लिए बनी है, आप जल्दी जल्दी सब जगह पहुंच जा रहे हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आप जो है इसके बदले में 4.5 से 5% टैक्स दोगे। तो इस तरीके से। और दूसरा जो था वो विदेशी बैंक, नवहन कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियों के लाभ, तो वो उसके बारे में बात हो ही गई कि किस तरीके से जब 1858 का एक्ट हुआ, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया, तो ये सब भाग के भारत आए, और यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो ये भी कहाँ पैसा भेजते थे, प्रॉफिट जो है, जो हेड ऑफिस कहाँ रहता था, वो इंग्लैंड में रहता था, तो हेड ऑफिस ही भेजेंगे, तो यानी इंग्लैंड में ही भेजेंगे। तो और तीसरा जो था, व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला व्यय। अब यहाँ पर किसी भी, जैसे रेलवे बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेल का निर्माण हो रहा है, उसमें अगर किसी ने, इंग्लैंड के व्यक्ति ने शेयर खरीद लिए या कोई पैसे लगा दिए, तो उसको प्रॉफिट के लिए पैसे लगाए हैं, तो उसका भी पैसा यहाँ पे जो है ब्याज के माध्यम से जाता था, जो रेलवे के ब्याज है उसी के माध्यम से। तो इसी तरीके से यहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो भी पैसा लगता था, उस पैसे में लगता तो था, लेकिन उस पैसे की रिटर्निंग कैसे होती थी, ब्याज के साथ। तो ये बढ़िया प्रॉफिट का काम था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रभाव पे। सबसे पहला प्रभाव देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यहाँ व्यापार करने आई, तो यहाँ के व्यापार को नुकसान पहुँचाया। व्यापार का नुकसान पहुँचने से यहाँ के व्यापारी बेकार हो गए। व्यापारी बेकार होकर के कहाँ जाते हैं, खेतों की तरफ भागते हैं। कि जाहिर सी बात है कि अब तो व्यापार रहा नहीं, बाजार तो गोरों ने ले रखा है, तो खेतों की तरफ चलते हैं, किसानी करेंगे। फिर क्या होता है, 1813 एक्ट में वो क्या व्यवस्था कर देते हैं, ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड की सरकार व्यवस्था कर देती है कि अब यहाँ पर इंग्लैंड के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। तो अब जो बेचारे वहाँ से आए, और जो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे भार बढ़ा हुआ था किसानों का ज़मीन पे, अब और भी भार बढ़ गया कि अब किसान भी बेकार होने लगे। अब किसान क्या रहा कि किसान के साथ जो है परंपरागत खेती को तबाह किया जाने लगा। जो दुर्भिक्ष का कारण पूछा, उसमें ये भी ये निहित है कि परंपरागत खेती का नुकसान होने लगा। जो अन्न का डलिया बोला जाने वाला देश रहा, या फिर सोने की चिड़िया बोला जाने वाला देश रहा, उसको लूटने की दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई
कि अब जो है परंपरागत खेती हट गई, अन्न की खेती हट गई, व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया गया, नील हो गया, चाय हो गया, अफीम हो गया, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके। तो दुर्भिक्ष में इंसान को अफीम तो खिलाया नहीं जा सकता, चाय की पत्तियां तो खिलाई नहीं जा सकती, नील तो खिलाया नहीं जा सकता। अन्न की आवश्यकता है जो कि यहाँ पर अनुपलब्धता हो गई थी, यानी कि अवेलेबल ही नहीं था, बहुत कम मात्रा में, आबादी के हिसाब से बहुत कम था। अब यहाँ से जब बचे तो फिर उन्होंने अपने जो वाणिज्यवादी सिद्धांत के तहत यहाँ के शासन पे कब्जा किया, और शासन में बैठने के बाद उन्होंने होम चार्जेस के थ्रू यहाँ की जनता को शासन का हवाला दे करके, ब्रिटिश काउन की अधीनता का हवाला दे करके यहाँ की जनता को बर्बाद करना शुरू किया। हालांकि इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े कि जो लोग जो है सहयोगात्मक रुख अपनाए रहे, उस समय उन्होंने यहाँ पर भारी उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी तरक्की करी। और बाद के दिनों में देखते हैं कि उन्हीं उद्योगपतियों में से बहुत से लोग निकल के आते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भागीदारी देते हैं, और यहाँ भारत को स्वतंत्र कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। जैसे कि एक नाम मैं आपको बता दूँ, जमुना लाल बजाज जी का। तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिल करके, वो भी एक व्यापारी खानदान से ही रहे, और बाद के दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया और भी बहुत से रचनात्मक कार्य किए। तो ये दोनों तरीके के प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके प्यार और दुलार की वजह से ही ये चैनल आगे बढ़ पाएगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।